नमस्कार, कोचअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में समझते हैं साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बारे में, और आज जानेंगे एक अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के लिए साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और किस तरह से एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्रेस किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। यहाँ आपकी स्क्रीन पे कुछ वेवफॉर्म्स दिखाई गई हैं जो करंट या वोल्टेज का टाइम के साथ वेरिएशंस को यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं, और आप देखिएगा कि यहाँ तीन अलग अलग तरह के रूप हैं। ये एक समूह है, ये बीच में एक हमने कोई दूसरा समूह बनाया है, और ये नीचे कुछ तीसरे तरह की तरंगे हमने प्रदर्शित की है। यहाँ आप देखिएगा कि ये जो पहले समूह में तरंगे हैं, इनकी करंट की डायरेक्शन या वोल्टेज की पोलैरिटी समय के साथ बदलती नहीं है। पहले में मान भी नहीं बदल रहा है, वो नियत है, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे में मान में कुछ उतार चढ़ाव या परिवर्तन यहाँ दिख रहे हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट कहलाता है। इसे हम फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का निर्गत कहते हैं। और ये एक मानक स्टैंडर्ड आपकी डीसी है जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी टाइम के साथ बदलती नहीं है, फिक्स रहती है, और ये एक कोई फ्लक्चुएटिंग डीसी है। लेकिन आप देखिएगा कि इन सब तरंगों को हम डीसी कहते हैं क्योंकि इनमें करंट की दिशा या वोल्टेज की पोलैरिटी बदलती नहीं है। लेकिन किसी एक डीसी को, जो इस तरह की हमने यहाँ प्रदर्शित की हुई है फ्लक्चुएटिंग डीसी, इसमें अगर जीरो का लेवल बदल दें, जैसे इस दूसरी तरंग में मैंने जीरो का लेवल बदला, तो अब मैं देख रहा हूं कि इसका करंट की जो डायरेक्शन है या जो वोल्टेज की पोलैरिटी है, वो इस छोटे हिस्से के बाद जब अगला हिस्सा आ रहा है तो वो पलट रही है। लेकिन इन बदलावों में कोई निरंतरता नहीं है, कोई दोहरान नहीं है। ये कोई इस तरह की तरंग को हम अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं, और इस तरह की अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिसमें कोई दोहरान नहीं है उसे नॉन पीरियोडिक अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। लेकिन हमारी स्टडीज में बहुत सारी ऐसी तरंगें होती हैं जो नियमित अंतराल में स्वयं को दोहराती हैं और वो पीरियोडिक कहलाती हैं। और जो कन्वेंशनल पीरियोडिक सिग्नल्स हम पढ़ते हैं वो हो सकते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल, ट्राइंगुलर, सोतीत, आरी के दांत जैसी, या साइनोसॉइडल। जरा इन सब पीरियोडिक वेव्स के बारे में और थोड़ी डिटेल समझते हैं। जरा जानते हैं कि एक अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म प्रत्यावर्ती तरंग रूप क्या है। यहाँ चार तरंगे मैंने प्रदर्शित की है। इसे जयावर्ती साइनोसॉइडल कहते हैं, ये स्क्वायर वेव है, ये त्रिभुजाकार ट्राइंगुलर है, और ये आरी के दांत जैसी सोतीत वेव है। इन सब में आप देखिएगा कि समय के साथ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो अभी शुरुआत में कम है वो बढ़ रहा है, और फिर वो बढ़ता हुआ एक शिखर मान पाके कम होता है, और उसके बाद वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अगर यही करंट है तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, और इस तरह की जो क्रम है वो बार बार दोहराए जाते हैं। तो ऐसे तरंग रूप जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर करंट है और पोलैरिटी अगर वोल्टेज है, अगर दोनों बदलें तो इन्हें हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। अल्टरनेटिंग तरंग रूप में दो तरह की बातें होती हैं। एक को हम आवर्तिक पीरियोडिक कहते हैं और एक नॉन पीरियोडिक होते हैं। जो पीरियोडिक अल्टरनेटिंग सिग्नल्स होते हैं उनके तरंग में कोई एक प्रारूप होता है जो स्वयं को बार बार दोहराता है, और दोहरान के एक समूह को हम साइकिल कहते हैं। और जो साइकिलें हैं वो बार बार जब रिपीट होती हैं तो आप देखते हैं कि उनमें जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अधिकतम मान आता है, पॉजिटिव पीक, और नेगेटिव डायरेक्शन में ऋणात्मक दिशा में जो शिखर मान आता है वो बराबर रहते हैं। एक सिमेट्री सी बनती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सोतीत जैसे सभी अल्टरनेटिंग पीरियोडिक वेव्स को स्टडी किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए ये जो स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव हमने यहाँ प्रदर्शित की है वो आइडियल है। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ट्रांसफार्मर में स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की क्रियाएं हुई, मोटरों में इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर डेवलप करना हुआ, या कोई दूसरे इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस हुए, उन सब में साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल इक्विपमेंट्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में आसान बना देता है, उसका ऑपरेशन सरल बना देता है और उसकी परफॉर्मेंस बेटर आती है। ये और एक खूबसूरत बात है, हम लोग अपनी स्टडीज में जानेंगे कि साइनोसॉइडल स्टडीज भी रिलेटिवली आसान है, और कोई दूसरी पीरियोडिक वेव जो साइनोसॉइडल नहीं होके किसी अलग तरह के रूप के साथ स्वयं का दोहराव करती है, इन्हें हम डिस्टोर्टेड वेव्स या विकृत तरंगे कहते हैं। उन तरह की विकृत पीरियोडिक वेव्स की स्टडीज भी हम साइनोसॉइडल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ येलो हाईलाइट में ये जो डार्क कलर के साथ दिखाई जा रही है,
ये एक कॉम्प्लेक्स वेव है, लेकिन इसमें एक खूबसूरत बात है, वो ये है कि एक निर्धारित समय के बाद स्वयं को दोहराती है। तो ये जो दोहरान वाला जो पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स वेव है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स वेव को हम साइनोसोडल वेव्स के अध्ययन से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की एक जटिल पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स वेव को हम बहुत सारी साइनोसोडल वेव्स के जोड़ के तौर पे समझ सकते हैं। और इस जोड़ में एक ऐसी साइनोसोडल क्वांटिटी है, जिसे हमने यहाँ शान हाईलाइट में दिखाया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कॉम्प्लेक्स वेव की फ्रीक्वेंसी के दौरान के साथ मैच करती है, और इस साइनोसोडल वेव को हम फंडामेंटल साइनोसोडल वेव कहते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी और कॉम्प्लेक्स वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेव में एक प्योर साइनोसोडल वेव के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा इसकी गुणज फ्रीक्वेंसियों में, जैसे ये अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 मिलीसेकंड में एक साइकिल बना रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, तो कुछ ऐसी दूसरी साइनोसोडल सिग्नल्स भी हैं जो इस कॉम्प्लेक्स वेव को बना रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 से मल्टीपल होंगी। जैसे यहाँ 50 का डबल ये सेकेंड हार्मोनिक सिग्नल हो गया है, जिसे हम ग्रीन हाईलाइट में यहाँ दिखा रहे हैं। और एक तीसरा सिग्नल यहाँ अनहाइलाइटेड आप देखिए ट्रिपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 150 हर्ट्ज का है। और अब अगर आप फंडामेंटल दुगनी फ्रीक्वेंसी और 3 गुना फ्रीक्वेंसी, इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स वेव सिंथेसाइज हो जाती हैं। तो आप किसी भी जटिल तरंग को साइनोसोडल तरंगों के रूप में समझ सकते हैं। तो अब अगर हम साइनोसोडल सिग्नल्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हम किन्हीं भी कॉम्प्लेक्स वेव की स्टडीज को भी उसी अध्ययन के आधार पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड समय के साथ, आप इस एक्सेस को अगर मैं समय अक्ष ले और यहाँ मान हो, तो आप देख रहे हैं कि इसका ए पे मान 0 है, सी पे ये बढ़कर अधिकतम जो बी पर आ रहा है उसका आधा हो गया है, फिर अधिकतम हो रहा है। और ये बदलाव भी कुछ अलग तरह से है। ए से सी के दौरान बदलाव थोड़ा मान में समय के साथ तेजी से हो रहा है, सी से बी के बीच में ये थोड़ा समय ज्यादा लेकर बदलाव हो रहा है। और ये अधिकतम शिखर मान प्राप्त करने के बाद जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और आप देखिएगा कि इस स्थिति के बाद इसकी डायरेक्शंस बदल रही है अगर करंट है, और पोलैरिटी बदल रही है अगर वोल्टेज है, और ये उल्टी दिशा में मैक्सिमम पीक बनाकर अपना मान घटाकर वापस 0 कर लेता है। और आप देखिएगा कि यहाँ जो मेजेंटा फ्रेम में ए से ए डैश के बीच में एक जो समय अंतराल है उसमें एक आलेख बनता है मैग्नीट्यूड का टाइम के साथ, वही आलेख बाद में दोहराया जा रहा है। तो ये जो दोहरान का एक समूह है ए से ए डैश तक, उसे हम साइकिल कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोहरान के स्टार्ट हम 0 ताक्षणिक मान से वापस 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के बीच में करें। ये अधिकतम शिखर मान के बीच में, दूसरे अधिकतम शिखर मान के बीच में, ये बी से बी डैश के बीच में एक समूह हमें दिख रहा है, जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के विशिष्ट मान बन रहे हैं। और यही समूह आप देखिए आगे मैं एक गैप के साथ दूसरा पीला हाईलाइटेड सेक्शन बना रहा हूं, इसमें वेव तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आप देखिएगा कि जैसा बी के बाद समय में परिवर्तन है, वैसा ही बी डैश के बाद मान में समय के साथ परिवर्तन दोहराया जा रहा है। तो ये जो एक पीली हाईलाइट में समूह दिख रहा है बी से बी डैश के बीच में, उसे भी हम एक साइकिल कह सकते हैं। एक साइकिल को हम सी से सी डैश के बीच में नीले फ्रेम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि एक साइकिल के समय काल को हम आवर्त काल, टाइम पीरियड कहते हैं, और इसे हम कैपिटल टी लेटर से बताना पसंद करते हैं। तो परिवर्तनों का एक समूह जो स्वयं को दोहराता है वो साइकिल है, और एक साइकिल में लगने वाला समय आवर्त काल है। यहाँ समय के साथ धारा का परिवर्तन प्रदर्शित है, और आप देखिए पीली हाईलाइट में ये एक साइकिल बन गई है जिसका बाद में, और आगे ग्रीन हाईलाइट में बिल्कुल इसी तरह की एक और साइकिल को हमने यहाँ प्रदर्शित किया है जो बार बार आगे समय के साथ दोहराई जाएगी। हम पाते हैं कि ये जो साइकिलें हैं इनको हम 1 सेकंड में कितनी हो रही है इन्हें अगर गिन लेते हैं तो उस गिनती को हम प्रत्यावर्ती संकेत की आवर्ती फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात 1 सेकंड में होने वाले चक्र साइकिल की संख्या, साइकिल पर सेकंड, चक्र पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहेंगे। आवर्ती को हम एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रायोगिक रूप से 1888 में सत्यापित किया था, हर्ट्ज, उनके नाम से आवर्ती की यूनिट को हर्ट्ज कहते हैं। और भारत में जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसकी आवर्ती 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के समय में इस तरह के परिवर्तन के जो दोहरान है वो पूरे 50 चक्र 1 सेकंड में कर लेते हैं। अमेरिका और कुछ दूसरे अरब देशों में पावर की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो उसका मतलब है कि उनके सप्लाई में 1 सेकंड में इस तरह के 60 चक्र बन रहे हैं। हम संचार में और जो हम बोलते हैं उनको अगर विद्युत संकेत
संकेतों में बदलें तो जो सिग्नल्स बनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसियां किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज तक हो सकती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि किसी तरंग की आवृत्ति पूर्णांक रूप में हो, एक फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, वो 50/3 हर्ट्ज भी हो सकती है और वो 49.866 हर्ट्ज भी हो सकती है। एक सरल से दो पोल के अल्टरनेटर में ये जो दो पोल जब मैकेनिकल प्राइम मूवर से रोटेट किए जाते हैं और डीसी एक्साइटेशन से यहाँ एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो घूमते समय इन स्टेशनरी कंडक्टर के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और हमारा रोटर का एक रोटेशन जब होता है तो इन चालकों के साथ जुड़ने वाले फ्लक्स के वेरिएशन की एक पूरी साइकिल होने से, जैसे हमने यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ है, हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की एक साइकिल पूरी हो जाएगी। अगर यही रोटेटिंग मशीन पहले से दुगनी गति से रोटेट हो या पुरानी गति के साथ इसमें नंबर ऑफ पोल्स 2 की बजाय 4 हो, तो उतने ही समय में ये जो फ्लक्स का वेरिएशन है वो 2 साइकिल बनाकर यहाँ ईएमएफ की 2 साइकिल बना देगा। तो एक रोटेटिंग अल्टरनेटर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट की पैदा होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मशीन में नंबर ऑफ पोल्स P और जो हमारी रोटेशन की स्पीड है रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम में कैपिटल N, उसके साथ एक फार्मूला रखती है Pn/120। अगर हमारे मशीन में 10 पोल हैं, P 10 है और वो 600 आरपीएम के साथ अगर रोटेट की जाए तो P की जगह 10 और N की जगह 600 रखने पर इस फार्मूले में Pn/120 के हिसाब से अगर हम फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करें तो हम पाते हैं कि ये कैलकुलेशन 50 हर्ट्ज हो गई है। तो हमारे जो अल्टरनेटर्स हैं जो अल्टरनेटिंग करंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे पैदा करते हैं, उनमें रोटर में मैग्नेटिक पोल्स बनाए जाते हैं और मैकेनिकल प्राइम मूवर उन्हें जब एक फिक्स स्पीड से चलाता है तो वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट को पैदा कर देते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल और आरपीएम के अनुसार, ये जो ग्रीन हाईलाइट में हमने फार्मूला प्रदर्शित किया है उसके अनुसार होती है। एक अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज के साथ जब वो साइक्लिक वेरिएशंस करती है तो ये जो वेरिएशन का एक साइकिल है जो खुद को रिपीट करता है उसके टाइम को हम एक आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। और ऐसी साइकिलें जो 1 सेकंड में होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में साइकिल्स के नंबर f है और एक साइकिल का टाइम t है। तो एक साइकिल में अगर t समय लगता है तो f साइकिल में जो समय लगेगा वो ft 1 सेकंड के बराबर हो गया है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन हो गया है। यहाँ f फ्रीक्वेंसी और t टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स व्युत्क्रम हो गए हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में अगर एक मालूम है तो हम दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 सेकंड में वो अगर चक्र ज्यादा बना रही है तो एक चक्र का समय t कम हो जाएगा। अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बजाय फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज कर दी गई है तो निश्चित है कि टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। तो जो पावर फ्रीक्वेंसीज हैं उनके टाइम पीरियड रिलेटिवली अच्छे हैं और फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज कम है। और हमारी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 2 से 20 किलो हर्ट्ज या कम्युनिकेशन की इंटरमीडिएट या हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, वो फ्रीक्वेंसियां बहुत ज्यादा हैं तो उनके टाइम पीरियड काफी कम है। हमें अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में से एक चीज जानकारी में हो तो दूसरे का पता लगाया जा सकता है। जैसे हमारी इंडियन पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो एक साइकिल का टाइम 1/f 1/50 सेकंड हो गया है। और उसे हम अगर छोटी इकाई में मिली सेकंड में पढ़ें तो ये जो समय है पूरे साइक्लिक वेरिएशन का वो 20 मिली सेकंड हो गया है। एक करंट या वोल्टेज जिसका मान और डायरेक्शन दोनों समय के साथ बदले उसे हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं। और सभी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन में, चाहे वो एनर्जी का जनरेशन हो जनरेटर्स में, या उसे ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा दूर भेजना हो, या अलग अलग जगह ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या कोई दूसरी मोटर या लाइटिंग या इंडस्ट्रियल दूसरी एप्लीकेशंस हो, सभी में साइनोसोडल अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज बेस्ट मानी जाती है। और एक स्टैंडर्ड साइनोसोडल वोल्टेज या करंट को सबसे सरल इस तरह की एक तरंग आकृति में प्रदर्शित किया जाता है और उसे एक साइनोसोडल टिक्नोमेटिक फार्मूले से एक्सप्रेस किया जाता है। जो ये मान है जो इस तरह से यहाँ 0 से a के बीच में लगातार इंक्रीज हो रहा है, a पे अधिकतम होता है, बाद में घट के b पे 0 होके अगर करंट है तो अपनी डायरेक्शन और वोल्टेज है तो पोलरिटी बदलता है। उसके हर क्षण ये जो बदलते हुए मान है उन्हें स्मॉल v और स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस, 2 बार अगर आप बोलते हैं इंस्टेंट और टेनियस तो ये इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का उच्चारण करना आसान हो जाता है। और हिंदी में इसे कहते हैं ताक्षणिक मान। यह अलग अलग समय के साथ बदल रहा है और एक स्टैंडर्ड तरीका है बदलती हुई राशियों को हम स्मॉल लेटर्स में शो
करते हैं तो ये स्मॉल v और स्मॉल i समय t के साथ वोल्टेज और करंट के ताक्षणिक मानों में जो बदलाव हो रहा है उन्हें गणित की भाषा में प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो प्रदर्शन है वो एक समय के साथ निर्भर फलन है ओमेगा टी। ये ओमेगा टी को हम अल्फा भी कह सकते हैं। ये अल्फा एक कोण का मान है, इसे अंग्रेजी में हम आर्ग्यूमेंट या हिंदी में कोणांक कह सकते हैं। और ओमेगा टी ये जो अल्फा कोण है इसकी यूनिट रेडियन में है। हम अगली लर्निंग में रेडियन को डिग्री में किस तरह से समझते हैं वो भी जानेंगे। और किसी एक रेडियन कोण का ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, वो कोई नंबर मैग्नीट्यूड्स हो गया है और ये मैग्नीट्यूड्स बड़ा मल्टीप्लायर सुंदर रूप रख रहा है जो 0 से अधिकतम 1 होकर वापस 0 होकर -1 होता है। तो ये जो Vm जो कांस्टेंट है ये हमारा शिखर मान या आयाम है। और हमारी जो सिमेट्रिकल साइन वेव है उसमें पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सिमेट्रिकल सेम होते हैं। तो आप जानिए कि ये V और I ताक्षणिक मान है, Vm और Im शिखर मान है और ये अल्फा आर्ग्यूमेंट है जो समय t के साथ ओमेगा का साथ एक संबंध रखता है। ओमेगा क्या है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी का ये वेरिएशन क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को किस तरह से समझा जाता है और अलग अलग सर्किट में करंट और वोल्टेज के रिलेशंस और पावर क्या रूप रखते हैं, इन सब के बारे में हम अपनी अगली लर्निंग वीडियोस में जानेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।